तारिक भाई, क्या हालचाल। नमस्ते सचिन भाई। नमस्ते, क्या हालचाल है आपके। भाई सुन पा रहे हो आप मुझे। सचिन भाई, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैं 1 मिनट रिकनेक्ट करता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ। नमस्ते मंगेश भाई। जी तारिक भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ट्रैवल अब मेरी आवाज़ है स्पष्ट क्या आपको। मंगेश भाई, मुझे ही इनकी आवाज़ कम आ रही है, सचिन भाई को कि आपको भी आ रही है? मुझे भी कम आ रही है, माइक का आवाज बहुत। अच्छा, वो शायद ना मेरे ईयरफोन्स में प्रॉब्लम है। अभी मेरी आवाज़ ठीक है क्या। नहीं सचिन भाई, अभी भी बहुत लो वॉइस आ रही है। अभी ठीक है आवाज। हाँ, अब बेहतरीन आ रही है। ठीक है। तो मेरे ईयरफोन्स खराब हो गए, मतलब कुल मिला के बात ये है कि दूसरे वाले भी काम नहीं कर रहे हैं, या तो मेरे फोन में कोई दिक्कत है या ऐप को री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही है मुझे। नहीं, ये ब्लूटूथ की प्रॉब्लम रही होगी। परहैप्स। पर ये मैंने चेंज किए, मैंने हैंड्स फ्री चेंज किए, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। करते हैं कल कुछ इस पे। मंगेश भाई नमस्ते, अंशुमन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जी नमस्ते नमस्ते सचिन भाई। सब मैं बढ़िया। थोड़ा ट्रैवलिंग हूँ यार, मैं थोड़ा साइलेंट मोड पे हूँ। तो कौन से पेज पे हैं हम लोग। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिया, मैं इस पूरी सीरीज में जुड़ ही नहीं पाया एक बार भी। हाँ, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको, कुछ और लोग जुड़ जाए, थोड़ी देर वेट कर हाँ, लेते बुक तो है, मुझे सिर्फ पेज नंबर दे देंगे तो मैं फिर वहां तक पहुंच जाऊंगा। हैं। जी जी। मनीष सर से मेरी बात हुई है, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं।
मनीष सर, आज कहाँ से पढ़ना है, एक बार आप बता देते। विकास नहीं आज? आज हम पढ़ेंगे भौतिकवाद से। पीडीएफ का 37वां नंबर पेज है, 37 भौतिकवाद, या 49 पेज से समझ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ का 49 और किताब का 37 नंबर पेज। कौन पढ़ रहा है? जी, तो सचिन भाई, मंगेश भाई पढ़ा जाए। सचिन भाई, आप पढ़े आज। जी बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ। भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इन ग्रंथों को आरंभ में ताम्र पत्रों पर या भोज पत्रों पर लिखा गया। यह पत्र भुज वृक्ष की डाल होती थी और बहुत आसानी से उतर जाती थी। बाद में कागज पर लिखने का चलन हुआ। किसी भी ग्रंथ की प्रतियां गिनती की होती थी और अगर ये प्रतियां खो जाती या नष्ट हो जाती तो वह रचना गुम हो जाती थी। उसका पता केवल दूसरी पुस्तकों में उसके बारे में दिए गए हवालों या उद्धरणों से ही लगता था। फिर भी संस्कृत की लगभग 50-60 हजार पांडुलिपियों और उनके रूपांतरों का पता लग चुका है। उनकी सूचियां बन चुकी है और नई खोजें बराबर जारी है। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई है उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में मिलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। हमें इसके बारे में जानकारी के लिए उन आलोचकों और व्यक्तियों पर भरोसा करना पड़ता है जिनकी दिलचस्पी इस दर्शन की निंदा करने में थी। उन्होंने उसका उपहास करते हुए सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह कुल मिलाकर कितना अनर्गल है। इस दर्शन के बारे में जानने का यह तरीका दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी इसके खंडन करने के लिए जो उत्साह दिखाया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि उन लोगों की दृष्टि में इसका कितना महत्व था। संभवतः भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और सभी निहित स्वार्थों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों की निंदा करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह से जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख
अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती और काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। अस्तित्व केवल उनका स्वीकार किया जा सकता था या प्रत्यक्ष दिखाई दे, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। उसके अलावा हर तरह की कल्पना और अनुमान समान रूप से सच ही हो सकते हैं और झूठ भी। इसलिए वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न नर्क, न स्वर्ग और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन और बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। प्राकृतिक व्यापारों का मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं था जिसे हम अच्छा या बुरा समझते हैं। उसके प्रति वे पूर्णतः उदासीन रहते हैं। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है। आगे जारी रखूं मैं या रुकना है? सचिन पे इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, विकास भाई भी जुड़ गए हैं। यहाँ पे एक चीज जो पहले के कुछ लाइंस आपने पढ़े, थोड़े से वो यहाँ पे ओझल से भी हो रखे हैं, तो उसमें एक चीज समझ में जी आई। जी, आपकी आवाज आ मेरी रही है। आवाज आ रही है ना? उसमें एक चीज समझ में आई कि वहाँ पे जो भी राइटर है वो ये लिखना चाह रहा है कि मतलब बहुत सारी जो लिपियाँ थी या बहुत सारी चीजें जो लिखी गई थी उस जमाने में, उनको लिखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, तो वो खत्म होते गई। और फिर वो तिब्बत वाला एग्जाम्पल दिया गया है, तो इंडिया के कई सारे हिस्ट्री के रेफरेंस जो है ना, वो जो बौद्ध तिब्बत में जो बौद्ध भिक्षु चले गए उनके रेफरेंस से मिलता है। इसके अलावा एक हम लोगों ने पढ़ा था कि चीन से कोई एक आदमी आया था, उसकी भी कुछ लिखी हुई चीजें हैं, वहां से भी युआन हिस्ट्री सॉन्ग, युआन जी जी जी, वहाँ से भी कुछ इंडियन हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट मिलता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या यहाँ पे देखा, उन्होंने अपने पास नोट डाउन करा, तो उसका एक रेफरेंस मिलता है। तो ये एक बड़ी गजब की चीज़ यहाँ पे मिली पढ़ने को, कि इस चीज़ को नेहरू भी वो कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं कि हमारे पास नोट करने के लिए कुछ, या हमारे पास लिखने के लिए कुछ ऐसा साधन नहीं था जिसको बाद में मतलब इधर उधर से, जैसे यहाँ पे इन्होंने तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र करा है, और फिर वो चीन के जो वो था उसके बारे में भी मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये एक रेफरेंस है। तो इस पे अगर आप लोगों के पास कुछ हो ऐड करने के लिए। मेरे ख्याल में इसमें एक बात और वो लिखते हैं कि जो भौतिकवादी दर्शन है, मेरे ख्याल में चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ उनके बारे में उनका अपना लिखा कुछ नहीं है, जो उनके विरोध में और उनकी निंदा में लिखा गया उससे उसके बारे में पता लगाया जा रहा है या लगा लिया गया है। मेरे ख्याल में ये चारवाक दर्शन की बात कर रहे हैं। मनीष भाई साहब, ये उसी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। क्योंकि शायद मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि चारवाक दर्शन का अपना खुद का लिखा कुछ नहीं है, वो जो भी लिखा है वो उनके जो विरोध में या उनकी निंदा में जो लिखा है उसी से उनके बारे में अंदाजा लगाया था, और वो एक पूर्णतः भौतिकवादी था। वो बोलते थे कि आप जो है वो यहाँ है, इसी सामने है, कोई स्वर्ग नहीं होता है, कोई नरक नहीं होता है, आप आज हो और जो आज आपके सामने है, जितनी आपकी जिंदगी है, जो आपका जीवन है, जो वर्तमान है, उसी को आप उसी के आप मजे लीजिए। और वो बोलते थे कि अगर उधार लेके भी घी लेना है, घी पीना है, तो आप उधार लेके घी पीजिए, लेकिन आप घी पीजिए। मेरे ख्याल में ये उसी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। विकास भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने लास्ट में थोड़ा सा सुना और फिर से पढ़ा, तो ये मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ कि लास्ट का जो पैरा है, भौतिकवादियों ने विचार धर्म ब्रह्म विज्ञान वाली जो बात है, तो ये इसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि ये जो नरेशन कर रहे हैं ये इनके हिसाब से, या फिर अब पता नहीं उस समय ऐसा था कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल समाज नहीं था। इस पे तो इसको नोट कर लेते हैं, मतलब एक वो बना लेते हैं, अगर जब संजय से जुड़ेंगे तो ये एक बार इसको सवाल के तौर पे उनके सामने रखेंगे। बाकी मैं फिर और पढ़ के बाकी इस 2 पैरा में मैं सवाल कुछ बनता है तो मैं नोट कर लूँगा खुद भी, वो जुड़ेंगे तो पूछा ही जाएगा। मोटा मोटी यही दो चीज इसमें से निकल के आई कि जो
उस समय पे इतिहास को मतलब किसी तरह नोट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये चीज़ समझ में आई। और फिर ये भौतिकवाद वाली जो बात सचिन भाई ने कही, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीज़ें मिली। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये लगभग लगभग मुझे वही लग रहा है जो जिस तरफ हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो ही बिल्कुल इस तरह से खुली बात करते, जादू टोने पे, अंधविश्वास पे उनका कोई विश्वास नहीं था। वो बिल्कुल यही बोलते थे कि जो है आज आपके सामने है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो सच है, काल्पनिक देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। तो ये भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख में मेरे ख्याल में चार्वाक रहे हैं। एक बार हम जब संजय सर आएंगे तो उनसे बात करेंगे, मेरे ख्याल आगे बढ़ते लेकिन हैं। वैसे जो बात आप कह रहे हैं, जैसे देखिए अब मैं जुड़ा नहीं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है उस आधार पे कह रहा हूँ कि वही मैंने पहले कहा कि जो ये बातें हैं कि जैसे जो दिख रहा है सामने, तो ये थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव नहीं हो गया ज़्यादा उस समय के लिहाज से? जी, जी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रहा है। वही, तो ये कितना किस हद तक सही कहा माना जा सकता है इसको? क्योंकि आज के समाज को हम देखें तो उसके कंपैरिज़न में उतने प्रोग्रेसिव तो आज भी नहीं हुए हैं लोग। हाँ, आज भी मतलब हम जादू टोना जादू और टोने अंधविश्वास तो चल ही रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। बढ़ता जा रहा है मेरे ख्याल में अब हाँ, तो। हाँ, सही बात है। मेरे ख्याल आप तारिक भाई नोट कर रहे हैं इस बात हाँ, को? मतलब मेरे पास मैंने पेपर ये पेन नहीं है, दोनों अदरवाइज आई वुड हैव नोटेड इट। विकास भाई आपने नोट कर लिया है? नहीं, नोट तो नहीं कर पाया मैं, कुछ खाना ठीक है, अपना मैं देख रहा मैं था। मैं ये 2 पॉइंट वो कर लेता हूँ, हाइलाइट कर लेता हूँ और फिर उसको जब संजय सर जुड़ेंगे, आज अगर नहीं जुड़ते हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन दिख नहीं रहे, आज नहीं जुड़ते हैं, जुड़ पाते हैं तो कल हम इस बात को रख लेंगे उनके सामने। मैं ही पढ़ूं आगे का तारिक भाई? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत में दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को माफ कीजिए, फिर से पढ़ता हूँ। प्राचीन भारत में दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होगी, और उसमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। किंतु इन महाकाव्यों की रचना और संग्रह बहुत बाद में हुआ। मुझे इसके अलावा किन्हीं और कहीं और किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिसमें आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव दिखाई देता है। मूल संस्कृत में तो इसकी बहुत गिने चुने बुद्धिजीवियों तक ही है, किंतु अनुवादकों और रूपांतरों के माध्यम से तथा उन तमाम और तरीकों से भी जिसमें परंपरा और दंत कथाएं, ये क्या लिखा है, फैलकर जन जीवन के ताने बाने में रच बस जाती है, ये दोनों ग्रंथों भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इसमें हमें सांस्कृतिक विरासतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए द्वैत भारतीय ढंग से एक या ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिसमें वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट करते थे, अनेक मापदंडों को सुलझाते थे और उन्हें वीर परंपरा और नैतिक जीवन से महान पृष्ठभूमि प्रदान करते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है।
कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना के आधार पर की है। कहा जाता है कि अशोक वृक्ष किसी सुंदर स्त्री के चरण स्पर्श से फूल उठता है। हम पति पत्नी और मित्र वसंत देव के साथ प्रेम के देवता कामदेव की रोमांचक कथाएं पढ़ते हैं। दुस्साहसी काम स्वयं शिव पर अपने पुष्प बाण का प्रयोग करता है और शिव के तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से भस्म हो जाता है, पर अंततः वह अनंग रूप यथा अशरीर रूप में जीवित रहता है। अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इसमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना का मिश्रण रहता है, जिसमें किसी घटना का परंपरा का अतिशयोक्ति ब्यौरा सुरक्षित रहता है। तथ्य और कल्पना परस्पर इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसका समान महत्व है, यानी लोग जिससे घटित होने का विश्वास करते हैं। अर्थात इसके विचार में उनके वीर पूर्वज कैसे कार्य करने में समर्थ थे और उन्हें कैसे आदर्श प्रेरित करते थे। इसलिए चाहे ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, उनके जीवन में इसकी स्थिति जीवन तत्वों से हो जाती थी और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एकाग्रता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। लक्ष्य कितना ही दूर और पहुंच के लिए कठिन रहा हो, लेकिन वे उन्हें बारंबार उद्यम और सही जीवन का रास्ता दिखाते थे। सचिन भाई, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। जी। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती है, एक दूसरे पर हावी होकर बहुत अधिक उलझन पैदा करती है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। वस्तुतः कलहन की राज तिरंगनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है और इसकी रचना ईसा के 12वीं शताब्दी में की गई है। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के काल्पित इतिहास और समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृति और इमारतों के अवशेष, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है, जिनसे यदाकदा कुछ संकेत मिल जाता है। इसके साथ ही विदेश यात्रियों के सफरनामों में भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानी और चीनियों के कुछ बाद के आने वाले अरबों के विवरण से। तो मैं यही वाली बात कह रहा था कि कुछ बाहर के जो यात्री थे उनके रेफरेंस से हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। ऐतिहासिक बोध के अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा और जगह होता है, बल्कि और जगहों से भी अधिक यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया है, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्य और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए, जिन्हें हम आज तक भोग रहे हैं, और हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ है। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ है और जहाँ तक तथ्यों का संबंध था, उनके बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। दर्शन के सही
दर्शन से कहीं अधिक कठिन अनिवार्यता, अस्पष्ट और अधिक अनिश्चित क्षेत्रों के संदर्भ में दिमाग में कहीं कोई उलझन नहीं थी। इस विषय में भारतीय मानस में विश्लेषण और समन्वय दोनों की सामर्थ्य थी। अक्सर वो बहुत छिद्रान्वेषी और कभी-कभी संदेहशील दिखाई पड़ता है, और तथ्यों का सवाल आता है वह आलोचना नहीं करता, क्योंकि शायद यह कुल मिलाकर तथ्यों को बहुत महत्व नहीं देता था। तो ये जो पहले पैराग्राफ में मैं हिस्ट्री के रेफरेंस वाली जो बात कर रहा था, वो यहाँ पे भी आके कहीं ना कहीं मिलता है। और ये मतलब ये तो एनसीईआरटी वाला वो है, संस्करण है, इसमें बड़े वो से नहीं है। अगर किताब में पूरे किताब में पढ़ा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। विकास भाई, आपने ये वाला पार्ट किताब से पढ़ा है, जो पूरी किताब है उसमें से? नहीं तारिक भाई, पढ़ तो नहीं पाया हूँ फिलहाल अभी। जी सचिन भाई, अगर मंगेश भाई कोई अगर प्रश्न बना हो या विकास भाई, तो एक बार डिस्कस करें उसे। नीचे हाँ देखिए इसमें शशिकांत सर आए जी हुए हैं। शशिकांत सर आए ऊपर, कुछ डिस्कशन चल रहा था, हमारे कुछ सवाल थे, अगर आप उसे आंसर कर सके तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। जी विकास भाई, क्या आप कुछ कह रहे थे प्लीज? नहीं शशिकांत सर आए, वही कहने वाला था। बाकी सवाल तो है, अगर वो आए तो कुछ बात रखें अपनी। मैं ये कह रहा था कि इस पैरा में मेनली तो जैसे जो अभी पढ़ा गया, इसमें यही है कि इंडिया का इतिहास जो है वो कैसे है, और मतलब वो क्यों उतना कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं है जैसा बाकी सभ्यताओं का है या बाकी देशों का है, उसके रीजंस क्या हैं। तो इसमें तो वही ज़्यादा डिटेलिंग में बताया गया है, और ज़्यादा जो हम डिपेंडेंट हैं वो महाकाव्यों पे हैं, ईसा के पहले और ईसा के बाद तो जो है थोड़ा बहुत है ही, अभिलेखों के आधार पर या रजत रंगड़ी है। वे बार बार इसमें राज जोड़ देते हैं तरंगणी की कि बात हो रही है, राज तरंगणी की बात कर रहे हो? हाँ, क्या मैंने कुछ और कहा क्या? सॉरी। हाँ, आपने कुछ और कहा शायद। अच्छा। बहरहाल मतलब मेरी समझ में जो एक बात आती है वो ये बात है कि जो आप डे वन से बात कर रहे हैं, और कि वो जो प्रोग्रेसिवनेस है, कि नेहरू जिस तरह से प्रोग्रेसिव दिखलाई देते हैं, एक अफर्मेटिव सोच के साथ दिखलाई देते हैं, अब वो बात यहाँ भी दिखाई देती है। और बाकी जो अभी एक छोटे छोटे जो सवाल आए हैं, वो सवाल तो हैं, उस पर जवाब दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर कोई आए और बात करें तो शायद वो सवाल क्लियर हो सकते हैं। वो सवाल अभी फ्रेम नहीं हुए। मनीष सर, मैं ये कह रहा था कि जो भौतिकवाद वाला जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो सचिन भाई ने इसको चारवाक के साथ जोड़ा, तो आप ये मतलब जो सचिन भाई ने जोड़ा, ये आपको मतलब जो उनका मानना था कि वो किसी चीज़ पे बहुत बिलीवर नहीं थे, और वहाँ पे जो पहले वो में हमने पढ़ा था भौतिकवाद के बारे में, जादू टोना पे विश्वास ना करना, मृत्यु के बाद आत्मा वगैरह वाली बात, तो ये तो चारवाक भी अपने वो में कह रहे हैं रेफरेंस में, तो कहीं उन्हीं का तो रेफरेंस यहाँ पे नेहरू नहीं दे रहे हैं। सॉरी यार, मेरा वो नेटवर्क का इशू था। हाँ, एक बार दोबारा बोलो जरा, तारिक क्या कह रहे हैं आप? भौतिकवाद वाली बात जो यहाँ पे हमने पढ़ी इससे पहले वाले वो में पैराग्राफ में, तो वहाँ पे जब नेहरू लिख रहे हैं कि जादू टोना पे उस समय के लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, मृत्यु आत्मा वाली जो बात है उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, मतलब बहुत वो नहीं थे, पिछड़े हुए नहीं थे उनके वो के अनुसार।
तो ये कहीं चारवाक के किसी वो रेफरेंस से तो बात नहीं कर रहे नेहरू वहाँ पे। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर सवाल एक ये भी होता है कि चारवाक कौन है। ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब आप बेसिकली कह क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक थॉट प्रोसेस को आपने एक नाम दिया है ना। आप उस थॉट प्रोसेस के डेवलपमेंट की जर्नी को भी देखिए, है ना। और कल जैसा संजय सर बोल रहे थे परसों, वहाँ से या एक दिन पहले जब शशिकांत सर आए थे और वो जब बात कर रहे थे, उन दोनों डॉट्स को जोड़िए। परसों जलेश्वर जी भी कुछ बात बोल रहे थे, उन तमाम बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रोग्रेसिवनेस की बात आप कह रहे हैं, वो प्रोग्रेसिवनेस न केवल विचार के रूप में आपको सामने दिखाई दे रहा है, बल्कि वो अपनी बात मुखरता से कहता हुआ भी दिखाई देता है। और इसी वजह से शायद नेहरू इस तरह की बात कह पा रहे हैं। अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं होते तो वो कभी इस तरह की बात नहीं कहते। पता नहीं, अभी शायद मुझे और पढ़ना चाहिए। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, फिर बात करता हूँ। आप तब बात आगे बढ़ाइए। ये चारवाक की बात मैंने सर इसलिए की है कि मेरे ख्याल जितनी मेरी समझ पढ़ाई जो थोड़ा बहुत पढ़ा है इधर से, वो चारवाक दर्शन मेरे ख्याल अरे में एक मैं बात चारवाक पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ भाई। ना अरे मैं तो मेरा हाँ हाँ मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रश्न उठा रहे हैं। जब हम इस पे बात कर रहे थे भौतिकवाद पे, तो कुछ जगहों पे उन्होंने लिखा है कि हमें भौतिकवाद के बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है, और वो इसलिए नहीं मिलता है कि उस टाइम पे हमारे पास बहुत लिखने के साधन नहीं थे, और जो मिलता है वो उस रूप में मिलता है जो उनकी निंदा में लिखा गया है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि चारवाकों के बारे में कि उनके अपना लिखा कुछ बचा नहीं है, तो वहां से ये बात निकली थी। मतलब अगर एक तरीके से ये बात मैं कहूँ तो शायद कुछ लोग आपत्ति उठाएं, लेकिन मंगेश और विकास शायद आपत्ति ना उठाएं अगर मैं यूं कहूँ कि चारवाक सनातनी कामरेड है, तो गलत ना होगा। और प्रोग्रेसिव विचार के द्योतक हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने चारवाक नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत कम पढ़ा है चारवाक। मैंने उतना ही पढ़ा है जितनी आवश्यकता रही या जितना मुझे ज़रूरत रही। मैंने चारवाक को उस तरह से नहीं पढ़ा, तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन चारवाक। हालांकि मैंने बाकी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जितना समझ में आता है उस हिसाब से ये बात कह रहा हूँ कि भाई चारवाक थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव कहने के बजाय उसे तार्किक दिखलाई देते हैं। चारवाक तर्क करते हैं, बार बार तर्क करते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं, बार बार वो इस तरह की बात करते हैं जो प्रश्न खड़ा करती है। मतलब एक हिंदी में टर्म है बोधात्मक, है ना, जो बोधजन्य होती है, कि जो आपके भीतर एक समझ विकसित करने की कोशिश करती है, उसका बोध कराती है भीतर तक। तो उस तरह की बात करते हुए दिखलाई देते हैं चारवाक ट्रेडिशनल अप्रोच के कंपैरिजन में, जो अदर स्कूल ऑफ थॉट से या जो ट्रेडिशन पहले चला आ रहा था। मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो सवाल आएंगे, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अरे मुझे शशिकांत सर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? जी उनको इनवाइट भेजा है। जी, तो आप आगे बढ़िए। जी आप लोग जारी रखें, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, सर मैं ऑल सुन वेल? सकता हूँ आप लोगों को। सर तबीयत ठीक है? क्या बात हो हाँ गई नहीं, कल? सर्दी जुकाम ये पूरा अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ, मौसम में स्मॉग की वजह से काफी असर है। तो सर वो पहाड़ों वाली दवाई लीजिए। वो क्या? और पहाड़ों में चलती है ओल्ड मॉन्ग वाली दवाई सर।
अच्छा। ओल्ड मॉन्क, हाँ, गर्म पानी के साथ लेते तो रहे हैं हम लोग भी। मैंने नहीं, पहाड़ वहाड़ में तो छांग वांग टाइप का मिलता है तो उन्हें ओल्ड मॉन्क मिल जाता है सर, ओल्ड मॉन्क लीजिए, काफी आराम मिलता है। देखता हूँ, आज तो नहीं निकल पाया। जी। अगर आप लोगों की जो चर्चा है उसमें मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि इस सवाल को रोमिला थापर ने बहुत ही सीरियसली एड्रेस किया है बाद में, कि इंडियंस में सेंस ऑफ हिस्ट्री या जो हिस्टोरिसिटी रही है कि नहीं रही है। उन्होंने इसको कंटेस्ट किया है। नॉर्मली इसको ओरिएंटल ओरिएंटल जो नोशंस हैं या एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट के रूप में ही देखा है, कि कैसे अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जो प्रोसेसेस जनरेट की, हिस्ट्री की समझ उन प्रक्रियाओं से एक तरह के से उस कॉलोनियलिज्म के प्रिज्म से कुछ मेजर फ्रैगमेंट्स जो है वो इमर्ज किए, और जिससे हम इतिहास को देखने का नज़रिया विकसित करने लगे। उसमें एक मेजर करंट था कम्युनल नेशनलिज्म का, क्योंकि उस ट्रेजेक्टरी से ही मैंने जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म आया वो भी कॉलोनिज्म से मेडिएट करते ही हुआ, विकसित हुआ, और उसने पास्ट के एक अहिस्टोरिकल या अनसाइंटिफिक ग्लोरिफिकेशन की ओर चला जाता है। बल्कि कुछ लोग उसमें मिथ और हिस्ट्री में फ़र्क नहीं करते हैं, और मिथ को ही हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट करने की प्रोसेस में चले जाते हैं, और वहाँ उनके लिए राम कृष्ण और वो सारे जितने भी पौराणिक आख्यान हैं उनके मिथकीय और उनके। तो रोमिला थापर इस बात को एम्फसाइज करती हैं कि हु राइट्स द हिस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, या हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। जब आप कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर जो कॉलोनियल रूलिंग क्लास या उसके बरक्स जो इंडियन रूलिंग क्लास जो कॉलोनाइज था, जो कॉलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी को बियर कर रहा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इन्वर्सली, जो भी कहिए, मैंने प्रतिरोध भी उसी का प्रक्रिया का एक बाइनरी सप्लीमेंट होता है। तो ऐसे में उन्होंने इतिहास के कुछ बड़े बड़े नैरेटिव्स को या बड़े बड़े पुस्तकों को और नायकों को ही केंद्र में रखते हुए भारत के इतिहास की रचना की। रोमिला थापर इसको कंटेस्ट करती हैं और वो कहती हैं कि किन सोर्सेज पर आप रिलाई करते हैं, तब जाकर के एक दूसरा। और फिर वहाँ पर वो कई एग्जाम्पल्स के साथ, उनकी कई किताबें हैं, एक दो का क्या रेफरेंस, उनमें ये इंस्टेंसेस के साथ बताती हैं कि कैसे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म में और उसके काउंटर में जो मिथकीय राष्ट्रवादी जो हैं, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वो इंडियंस के जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो सेंस ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, फिर उसको एक साइंटिफिक हिस्ट्री बिल्ड करने की प्रोसेस में वो उसकी अर्ज को लेकर के सामने आती है, कि कैसे अदर सोर्सेज, डिफरेंट अदर सोर्सेज जो है, जो पीपल्स नैरेटिव्स हैं, जो केव पेंटिंग्स हैं, और जो एंशिएंट इंडिया के जानने के जो दूसरे जो सोर्सेज हैं, जो हिस्टोरियोग्राफी के ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम ये पाते हैं कि भारतीयों में इतिहास मैंने कालबोध जिसको कहते हैं, वो कालबोध वहाँ है, और वो उसको रिकॉर्ड करने और अपने दैनिक जीवन से लेकर के वो केवल एपिक एपिक या जिसको कहते हैं उस तक केंद्रित नहीं था, बल्कि तमाम भीमबेटका से लेकर के और भी तमाम ऐसे लाइफ फॉर्म्स में आपको उसके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री वहाँ दिखता है। और ये कंपेयर करना कि एक्स सिविलाइजेशन का वाई सिविलाइजेशन की तुलना में तुलनात्मकता का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन अपनी अपनी ट्रेजेक्ट्री में अपनी जर्नी पूरा करता है और उसकी अपनी सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है। लेकिन कॉलोनियलिज्म ने इंडियंस को इस तरह का आर्गुमेंट करना कि इंडियंस, जिसको ओरिएंटल डिस्पोटिज्म कहा गया, ब्रिटिशर्स ने कहा, इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ जो हिस्टोरियोग्राफी है, उसने कहा कि ओरिएंटलिस्ट वेर डिस्पॉट्स, एंड और उसका वो इस्तेमाल जो जो इस वेस्टर्न प्रिविलेजिंग के लिए करते हैं, प्रिविलेज के लिए, कि हाँ हमारे यहाँ बहस मुबाहिसे की, और वो खुद भी, जबकि इरोनियसली वो ग्रीक सिविलाइजेशन को भी अपने हिस्टोरिकल परव्यू में ले लेते हैं, जबकि जियोग्राफिकली वेस्टर्न ग्रीक जो है वो वेस्टर्न का पार्ट नहीं है। लेकिन प्लेटो, अरस्तू और तमाम सोफिस्ट वगैरह उन्हीं के अपने लीनियज में वो काउंट करने लगते हैं।
तो ये सारे सवाल है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यही है कि रेस्क्यू करने की जरूरत है सेंस ऑफ हिस्ट्री को, एक पश्चिमी इतिहास बोध से भी, और उसकी प्रतिक्रिया में विकसित जो भारतीय तथाकथित संकीर्ण सांप्रदायिक या राष्ट्रवादी इतिहास बोध है, उन दोनों से रेस्क्यू करने की जरूरत है। और एक साइंटिफिक हिस्ट्री की नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, और उस चीज को रोमिला थापर भी टू सम एक्सटेंट एम्फसाइज करती है। और परसेप्शन ड्रिवन जो भी हिस्टोरियोग्राफी है उसको वो चैलेंज भी करती है एक लेवल पर। तो ये बात है। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो हिस्टोरियोग्राफी पर लेकर के, जिसमें कि पास्ट एज प्रेजेंट फॉर्जिंग कंटेम्पररी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री, ये 2014 की किताब है। तो इसमें भी वो इन सारे क्राइसिस को एड्रेस करती है कि कैसे इंडियंस जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री रखते थे, इंटरप्रिटेशंस को हम कैसे उसको मोर रिगरस और किन सोर्सेस पर आधारित करके इतिहास का निर्माण करते हैं या इतिहास की व्याख्या करते हैं। तो ये बातें आती हैं। तो मैं इसी रूप में, मैं खास तौर से बाकी डिटेल में उन संदर्भों का मुझे ज्ञान नहीं है, और कि मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से हूँ, लेकिन लार्जली अपने पॉलिटिक्स को, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल प्रोसेसेस को समझने की दृष्टि से ये इतिहास बोध और रोमिला थापर या अन्य लोगों को पढ़ना मुझे जरूरी लगता है। यही मुझे कहना था। जी सर। और मतलब मैं तो मेरा ऐसा मानना है कि न केवल पॉलिटिकल बल्कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ये तीनों आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि एक को समझने के लिए बाकी दो को समझना भी जरूरी हो जाता है। बाकी तो मैं क्या कहूँ सर, मैं तो ऑनेस्टली मेरा ये फील्ड है नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। आप जैसे लोग राह दिखा देते हैं तो कुछ समझ जाते हैं, जहाँ भटकते हैं तो फिर आप लोगों के द्वार खटखटाते हैं हम लोग। तो इसके अलावा तो और कोई बात है नहीं। मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विकास। विकास भाई आप कुछ बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही है शायद। विकास भाई अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अब आ रही है जी। तो मैंने कहा आगे बढ़े पढ़ने के लिए। मनीष सर आगे महाभारत वाला पार्ट पढ़ें? हाँ, महाभारत वाला कर लेते हैं और इसको पूरा ही कर लीजिए, महाभारत वाले को कंप्लीट कर लीजिए, और फिर हम रुक जाएंगे क्योंकि फिर हमारे पास एक पूरा वो रहेगा, महाभारत और भगवत गीता, ये दो कर लीजिए। विकास भाई मैं पढ़ूं आप पढ़ेंगे? विकास पढ़ लेगा, विकास को। मैं पढ़ता हूँ। ठीक। संजय सर प्रणाम। जी प्रणाम। सजा था चलना, तिरायत मंदिर में सजा हुआ था अच्छे से। बस एक सेकंड मुझे दे, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ संजय सर नमस्ते। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु वस्तुतः यह महाभारत ही है जिसका दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से है। यह एक विराट कृति है, परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है और जारी है। यह दिलचस्प बात है कि व्यापक और भयानक युद्ध के इस कठिन समय में प्राच्य विद्या के विद्वानों ने महाभारत का रूसी अनुवाद प्रकाशित किया है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे,
इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग यहां तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंतकथाओं के अनुसार जाति की आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। उस समय तक शायद आर्य लोग विंध्य की पहाड़ियों के आगे नहीं बढ़े थे। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारतवर्ष की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था। और इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली या देहली आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस आधुनिक इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का, क्योंकि मृत्युओं की ये पूरी दुनिया एक आत्मनिर्भर संगठना है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। इस बात से नहीं था कि जब हिंसक कर्म जरूरी हो, उससे बचाव असंभव हो जाए तो भी शरीर को ऐसे काम से रोका जाए। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है और इस दृष्टि से यह भारतीय विचारधारा के उस दूसरे पहलू से कोसों दूर है जिसमें तप और जीवन के नकार पर जोर दिया गया है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है, यद्यपि इसमें नैतिकता और सदाचार काफी हैं। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय मन का रुझान जितना वैयक्तिक पूर्णता हासिल करने की ओर है, भारतीय मन का रुझान जितना वैयक्तिक पूर्णता हासिल करने की ओर है, लोकहित की ओर नहीं। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए, अनकोट। फिर कहा गया है, कोट, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं, अनकोट। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है, कोट, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है, अनकोट। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो ये खत्म होता है। अगला है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अंश है, इस विराट नाटक की एक घटना, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। विलियम वान हम्बोल्ट ने इसके बारे में लिखा है कि किसी भी जानी हुई भाषा में मिलने वाला यह सबसे सुंदर, शायद एकमात्र सच्चा दार्शनिक काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ और आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। अतीत में गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी उसी तरह से लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और उन्हें धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस पाप का परिहार कर सके? उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्यों और सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे उच्चतर और अधिक अवैयक्तिक विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसे बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में अनिवार्य रूप से मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है, पर हमेशा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और विश्व के बृहत्तर लक्ष्य को सामने रखते हुए। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, सबके लिए है, वह चाहे ब्राह्मण हो या अजात। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, अनकोट। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के बीच मान्य हुई। इसमें कुछ ऐसा है जिसके बारे में लगता है कि उसका
लगातार नवीकरण किया जा सकता है और जो समय के साथ कभी पुराना नहीं पड़ता। या तीव्र जिज्ञासा और खोज की, चिंतन और कर्म की, संघर्ष और विरोध के बावजूद संतुलन और समत्व बनाए रखने की आंतरिक विशेषता है। विषमता के बीच भी हमें उसमें एक प्रकार का संतुलन और एकता मिलती है। बदलती हुई परिस्थिति के प्रति उसका रुख विजेता का है, उसमें उससे बचकर नहीं बल्कि उसके साथ मेल बैठाकर। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही और जिसमें दिमाग को परेशान करने वाली आध्यात्मिक समस्याओं के बारे में ताजगी और उपयुक्तता बनी रही। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई। सचिन भाई, संजय सर जुड़ चुके हैं, तो आपका जो प्रश्न है उसे रखें। ताई भाई आपने नोट किया था तो हम उसी क्रम से चलते हैं। संजय सर नमस्ते। तो वो जो हमारा क्रम था जो आपने शुरू किया था और फिर जो चला था उसी से चलते हैं। आपने प्रश्न नोट किया? ठीक है सर, पहला जो सवाल था उसको कुछ हद तक तो आंसर करा, और थोड़ा सा मतलब वो रह गया, अनटच रह गया कि यहाँ पे नेहरू एक जगह कहते हैं कि जो हमें इतिहास का रेफरेंस मिलता है, क्योंकि हमारे पास उस ज़माने में जो इतिहास लिखी जाती थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती थी किसी तरीके से। तो हमें जो रेफरेंस मिलता है वो यूरोप या चीन या बाद में अरबों की जो जो उनकी इतिहास को बचा के रखने की शैली थी, तो उनके जो लोग यहाँ पे आते थे उनके थ्रू मिलती थी। तो इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालते कि मतलब हमारे जो इतिहास के रेफरेंस हैं वो मतलब दूसरों से मिल रहे हैं और वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। नहीं, गलत नहीं है तारिक। सोर्सेज हैं ट्रैवलर्स के, ट्रैवलॉग्स हैं, बहुत बहुत सी अ, अ, मतलब इसका आप ये अर्थ ना निकालें कि यहाँ से कोई स्रोत नहीं। देखिए खास करके जब आप एंशियंट पीरियड को पढ़ते हैं, एक तो होता है लिटरेरी सोर्सेज, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी कुछ चीजें होती हैं, न्यूमिस्मेटिक्स होता है वगैरह वगैरह। तो बहुत तरह के सोर्सेज को मिला करके और उनसे सोर्सेज के अनुसार हम इतिहास का, खास करके जिस पीरियड को भी आप पढ़ रहे हैं इस किताब के माध्यम से, उस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सोर्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बल्कि जो बातें कही जाती हैं उस पीरियड के बारे में, ज्यादातर वो कही जाती हैं कि फलाने सोर्स के माध्यम से ये कहा जा सकता है। तो सोर्स जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पीरियड में पीरियडाइजेशन को लेकर के भी बहुत तरह की परेशानी आती है। और इस और किस किस का, जैसे अगर आप देखें तो बुद्ध के ही टाइम पीरियड पर 3-4 तरह के आकलन है, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग टाइम बताते हैं। तो नॉर्मली जो इस पीरियड का जब इतिहास पढ़ते हैं, इवन कि जब आप उपनिषदिक टाइम तक आते हैं तब भी और उसके बाद भी, तो आपको इसी हिसाब से बात करना पड़ता है कि ये सोर्स के अनुसार ऐसा है। इसलिए सोर्स आप बार बार जो कोट किए जाते हैं, आपको तो आप अब इसको कैसे साबित कर सकते हैं? अब जब इसको टेस्ट करना होता है तो कोरोबोरेट किया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से मिलाया जाता है। तो कभी आप देखेंगे कुछ इतिहासकार अशोक का टाइम पीरियड से फिर उसको इंटरपोलेट करते हैं और बुद्ध के लाइफ टाइम तक पहुंचते हैं, या जो जैसे जो सेकंड काउंसिल हुआ था उस वक्त जो बुद्ध के
उस जो बात की जा रही है कौन सा टाइम था उनका, फिर वहां से हम क्या डिसाइफर करते हैं कि मौर्यन पीरियड का एग्जैक्टली क्या टाइम रहा होगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं और इसमें कम से कम ह्वेनसांग का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो उसी वक्त जब जो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, पर वो सिर्फ कोई एक रिकॉर्ड के आधार पर उस इतिहास को नहीं बनाया जाता है। तो ऑथेंटिसिटी फिर इस हिसाब से फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, सिविलाइजेशन के जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के वो कहाँ तक आए हैं, वो आपके पीरियडाइजेशन से मैच करते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और तब कोई एक डिस्कस पे पहुंचते। तो ये जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज को ऑथेंटिक मानते हैं इतिहासकार, और इसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री रिकॉर्ड करने में कोई कमी रह गई होगी यहाँ। ये एक अलग बात है कि आप बहुत सारी चीजें अब आप ये भी जानते हैं कि कितने लेयर्स ऑफ सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है। तो जब ये लेयर्स बनते हैं तो बहुत सारे लेयर्स छुपते भी हैं। तो ये एक समस्या आती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, ये एक समस्या। और ये दुनिया के हर देश हर किसी भी सभ्यता का, जब आप प्राचीन सभ्यता का इतिहास देखेंगे आपको ये सारी समस्याएं सामने आएंगी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि विदेशों में आर्कियोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा उस पर पैसा खर्च होता है, बहुत बड़े बड़े एक्सपीडिशंस होते हैं। यहाँ भी हुए हैं, आज़ादी के बाद काफ़ी हुआ है। तो सोर्सेस को लेकर के इसमें कि विदेशी है या देशी है, ये इतिहास लिखने में, अगर वो आदमी इंडिया में था उस वक्त, वो कुछ लिख रहा है, वो उस हो सकता है जैसे कि आप ह्वेनसांग को ही देखते हैं, वो तो हर्षवर्धन के पीरियड में है, पर वो लिखता है, वो सुनता है, वो देखता है क्या है जो भी है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेगास्थनीज का ही है, मिलिंद पन्हा है। तो ये फॉरेन जो जो बहुत तरह के रिकॉर्ड्स हैं और वो ऑथेंटिक भी है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, उसको कोरोबोरेट किया जाता है, वो एक अलग बात है, और भी सोर्सेज से, और तब एक इतिहास बनाने का प्रयास किया जाता है। सर एक कुछ पैराग्राफ है भौतिकवाद वाला, जब हम पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज सामने आई। तो मैं एक बार उस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये मतलब खास करके मुझे और सचिन भाई को और विकास भाई को भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझ में आया नहीं कि यहाँ पे नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं एक बार वो पैरा पढ़ देता हूँ। चूँकि ये एनसीईआरटी वाली जो फॉर्मेट है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्योर फॉर्मेट नहीं है, फिर भी एक बार इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो मैं एक बार ये पैरा पढ़ देता हूँ। भौतिकवादियों के ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और सभी निहित स्वार्थों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों की निंदा करते हुए यह घोषणा की के विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें हर तरह के जादू टोना और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख उनके दृष्टि के आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती और काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। अस्तित्व केवल उसका स्वीकार किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। उसके अलावा हर तरह की कल्पना और अनुमान समान रूप से सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। इसलिए वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही माना जा सकता है, और इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना स्वर्ग और नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा, मन और बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है।
प्राकृतिक व्यापारों का मानवीय मूल्यों से कोई सरोकार नहीं था, जिसे हम अच्छा या बुरा समझते हैं। तारिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो हालांकि जो सवाल है उसे प्रति उदासीन रहते और नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। तारिक बीच में बहुत कुछ मिसिंग हो गया, विकास पर पे आप शायद मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हाँ ये सब वो ही कुछ समस्या है, है। तो एक बार आप एक्सप्लेन कर देते क्वेश्चन। देखिए संजय सर, मतलब ये तो तारिक भाई और सचिन भाई अगर आप हैं तो जो आप कह रहे थे बात वो रखें। बाकी मुझे जो लगा इस पैरा में, मैं ये कह रहा था कि मेरा पॉइंट ये था कि कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव समाज ये नहीं था, मतलब नहीं था, या फिर ये कहें कि नेहरू नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इतना प्रैक्टिकल तो आज भी नहीं है कि वहाँ पे जादू टोने अंधविश्वास जैसी कुछ चीज़ें नहीं थी, लोग मानते नहीं थे, ऐसी कई सारी चीज़ें कही गई हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था। बाकी सचिन भाई का कुछ और क्वेश्चन था। सचिन भाई हैं अगर आप तो बात रखें अपनी। जी, मैं इसमें जो इसके पहले की बात थी मैं उस पे बात कर रहा था कि जब भौतिकवाद के बारे में नेहरू लिखते हैं तो वो लिखते हैं इसमें कि भौतिकवाद के बारे में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं। वे लिखते हैं कि बहुत सी प्राचीन पुस्तकें अब भारत में नहीं मिलती है और उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें चीनी या तिब्बती भाषा में उसके अनुवाद से काम चलाना पड़ता है, या फिर भौतिकवाद पे जो लिखा गया साहित्य है उसकी जितनी भी चीजें हमको मिलती है वो वहां से मिलती है जो उनके आलोचकों ने उनके अगेंस्ट में लिखी है। तो हम इस पे बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था कि उनके जो सिद्धांत थे, जो लिखी हुई किताबें थी, वो हालांकि उसमें लिखते हैं कि उसके पहले ऐसी कोई विशेष हमारे पास सुविधाएं नहीं थी कि हम उसको संजो के रखें। वो इसमें लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि हम ताड़पत्रों पे या ताम्रपत्रों पे लिखते थे जो फट जाया करते थे। तो लेकिन ये एक इसमें है कि भौतिकवाद के बारे में जितना भी कुछ है वो उनके आलोचकों के लिखे हुए से हमको उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। हम इस पे बात कर रहे थे और फिर हमने बात की कि शायद ये चारवाक की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ हम लोग बात कर रहे थे। तो इसको आप बताएं कि क्या हम किस दिशा में जाना चाहिए और क्या सोचना चाहिए और इसे कैसे समझना चाहिए भौतिकवाद को। जो जो सोर्सेस के कंस्ट्रेन है, एक तरफ तो वो उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोर्सेस के कंस्ट्रेंट्स हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर ये मिलता भी है तो बाहर के सोर्सेज हैं, या फिर जो लोग भौतिकवाद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां से उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना? जहां तक फैक्ट का सवाल है तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इसीलिए ये जो ढूंढना पड़ता है, ये अवश्य है, ये जो इस स्थिति को अब बदला नहीं जा सकता है। अब ये ही हो सकता है कि जो टेक्स्ट हैं जो दूसरे लैंग्वेजेस में है उसका फिर से इंग्लिश या हिंदी में अनुवाद हो। तो ये एक सिचुएशन है। अब इस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को इसके साथ किसी और तरह की इंटरप्रिटेशन की संभावना नहीं है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आपने उपनिषद वाला हिस्सा भी पढ़ा होगा शायद, विकास, सचिन, जहाँ पर नहीं वो सर, बात कर नहीं उपनिषद अभी तो नहीं आया इस वाले में, अभी तक जो पढ़ा हमने। जब उपनिषद तक पहुंचेंगे आपको फिर से ये बातें दोहराई जाएंगी कि कैसे ये उपनिषद भी चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा है, कैसे वो वैदिक नॉलेज को थोड़ा लोअर नॉलेज के तौर पर देख रहा है, कैसे वो चैलेंज कर रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड को, किस तरह से वो चैलेंज कर रहा है बहुत बहुत सारी चीजों को। मतलब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा आप चौंक जाएंगे।
सर वेद कि सर वो इतनी सॉरी सर बट वेद कला आ चुका है कल, और उसमें ये चीजें कही गई हैं कि वो मतलब निरुत्साहित करते हैं अंधविश्वासों को, बाकी सारी कर्मकांडों को, ऐसी चीजें आ चुके हैं उसमें। वेदों के लेक्से का संदर्भ में नहीं है ये उपनिषद ये में है। उपनिषद के हाँ संदर्भ हाँ में वो कहते उपनिषद में है ये। हाँ है ना, आप वैसे मैंने कहा आपने पढ़ा होगा ना जी वो। जी जी आ चुका है वो। तो जो आप जो बात जो कर रहे हैं, जैसे भौतिकवाद के बारे में जो बात कर रहे हैं कि ये एक बेहतर होता है कि आप आज जितेंद्र जी को किसी भी तरह खींच करके ले आते। ये एक ऐसा फील्ड है जिस पर कि वो शायद ज्यादा आपसे बात कर पाते। तो लेकिन अगर आप इसको इसमें बेसिकली जो आइडियाज जो इवॉल्व कर रहे हैं और वो कंपेयर भी कर रहे हैं कि बहुत हद तक वो जो मॉडर्न जो भौतिकवाद है उस तरह का वो कुछ ऐसा चीज है। ये एक नजरिया है जो नेहरू अपने इस किताब में सामने लाते हैं भौतिकवाद के दर्शन के संदर्भ। लेकिन वो पहले आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से सोर्सेस की कमी है और वो उसके आधार पर उसको फिर देखते हैं कि वो कितना नजदीक है मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है भौतिकवाद का। तो मतलब मुझे ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, आप मैं फिर से आपको एक बात फिर कह रहा हूँ कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में बिल्कुल प्रिसाइसली जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में कह पाते हैं ना, वैसे कह नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री ये थोड़ा लेटर डेवलपमेंट है और जो पीरियड आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा पहले का डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये रहेगी एक डिस्क्रिपेंसी और ये जो एक यही वजह है कि इस पीरियड को लेकर के हिस्टोरियंस के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। नेहरू का इम्फेसिस जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है वो उस कल्चरल ट्रेडिशन को आइडेंटिफाई, बेसिकली इस पीरियड को जब आप देखते हैं तो एक कल्चरल ट्रेडिशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो किस तरह से इवॉल्व कर रहा है आइडियाज के लेवल। और इसीलिए उनका जो वो जो इम्फेसिस है वो इन टेक्स्ट पर है, इन एपिक्स पर है और ये टेक्स्ट जो है इस पर है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको रेफरेंस मिला होगा कहीं जो खास करके आपने जब पढ़ा होगा, चूंकि मैं तो ड्राइव कर रहा था, मैं तो अभी घर आया हूँ, तो आपको एक रेफरेंस मिला होगा कि जो कि गीता के खास करके बारे में जब उन्होंने कहा होगा कि उसको आप मॉडर्न तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मॉडर्निटी के साथ आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब वो इतना जो उस टेक्स्ट को आप उसके कॉन्टेक्स्ट को बदल करके भी आप देख सकते हैं। इसेंशियली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने जो एक्सरसाइज किया है वो यही है, उनके लिए टेक्स्ट अथॉरिटी नहीं है, टेक्स्ट का मायने जो है वो फिक्स नहीं है। जब भी उसके जब वो बात करते हैं बार बार कि ये कंजर्वेटिव या रिजिड जो जो ये जो निकलती है जब बातें, तो बार बार वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है इस ट्रेडिशन में, इस कल्चर में पॉसिबिलिटीज क्या है, और वो इशारा उसी की तरफ करते हैं कि ये टेक्स्ट अथॉरिटी नहीं है, ये टेक्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए। जब कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, यानी कि जब वो 20वीं शताब्दी में उसको देख रहे हैं, पहले उस 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समाप्त होने को है और उस वक्त ये किताबें वो लिख रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट का आप जिक्र करते हैं वो अपने लेखन में, वो फिर से उसका कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जब टेक्स्ट अथॉरिटी नहीं है, उसके मायने फिक्स नहीं है, तो उसके नए इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है, उसके नए मायने निकलते हैं। वो शब्द जो वहाँ इस्तेमाल किए गए हैं किस तरह से हिस्टोरिकली उनके मायनों में परिवर्तन आया है, क्योंकि कल्चर बदला है, इतिहास बदला है, कल्चर बदला है, भाषा संस्कृति की उपज है।
तो संस्कृति बदला है तो भाषा भी बदलेगी। भाषा बदली है यानी कि शब्दों के मायने बदले हैं, उनके आइडिया शायद और बृहत्तर हुए हैं वगैरह वगैरह। तो अगर जब आप इन चीज़ों को की तरफ ध्यान से देखते हैं, तब आप उसमें वो पॉसिबिलिटीज़ देख पाते हैं कि ये टेक्स्ट को अगर आज समझना है, आज के संदर्भ में समझना है, तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये इसी बात से प्रेरित है कि इस वक्त इन टेक्स्ट के क्या मायने होंगे या क्या मायने होते हैं, उनकी समझ। और हर टेक्स्ट को पढ़ते समय में एक इतिहास का छात्र उसको वैसे ही पढ़ता है कि जिस संदर्भ में वो लिखा गया है, उस वक्त इसके क्या मायने होंगे, किस सेंसिबिलिटी के साथ वो लिखा गया है, विचारों में किस तरह के जो है सो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके संदर्भ में उसको देखेगा। सोशल फॉर्मेशन का क्या स्टेज है, उसके संदर्भ में देखेगा। पॉलिटिकली किस तरह से इवोल्यूशन इवॉल्व कर रहा है पॉलिटी, उसके संदर्भ में देखेगा कि उसके क्या मायने बनते हैं। क्या उस संदर्भ में इसके वो मायने संभव हैं जो मायने आज हमें बताया जा रहा है, या फिर अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो इन शब्दों को हमें किस तरह से देखना होगा। तो कल्चर के जो डायनामिज्म को जो है वो बेसिकली इसी चीज की तरफ इशारा कर। ये पूरा चैप्टर मुझे कुछ दिन हो गए, सॉरी, मुझे बहुत सारी चीजें याद भी नहीं है, लेकिन इस पूरे पूरे जो पेजेस आप पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली बात यही की जा रही है कि वो कैसे कल्चर इवॉल्व कर रहा है, उसमें क्या विचार आ रहे हैं और उनकी रेलिवेंस क्या है आज। वो उस रेलिवेंस को तलाश रहे हैं। वो ये नहीं मानने को तैयार है कि उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसकी खामियों को जरूर बताते हैं और उसको पूरा रिजेक्ट नहीं, खारिज नहीं कर देते। तो ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है। एक फादर अपने बच्चे को एक ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन दे रहा है, ये यही है। तो जब आने वाले जनरेशन, जो उसके बाद के जनरेशन जब उसको पढ़ते हैं तो उनको वैसे ही पढ़ना है कि ये एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्निटी के साथ। अच्छा संजय सर नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल जितेंद्र ने भेजा, जयंत ने भेजा है, और जयंत पूछ रहे हैं कि जो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया की राइटिंग है, आप इसको कैसे देख रहे हैं। कि वो सवाल उनका ये है, हाउ मच इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूरोप हिस्ट्री बिटवीन 14 to 19th century, especially how European society moving away from church influence। वहाँ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या ये उस तरह से प्रभावित दिखती है आपको? मुझे जयंत, क्या चर्च का क्या संदर्भ इन्होंने क्या अब जयंत आप ऊपर आए। चैट में है ये जी चैट में। सर एक मिनट जयंत को बुला लेते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम चर्च इन्फ्लुएंस। हाँ जयंत आप ऊपर आए, अपनी बात रख दें। आओ जयंत, पूछो यार, सवाल पूछो। नमस्कार सर, मेरा सवाल ऐसा था, जैसे कि अभी हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब पढ़ रहे हैं और खासकर जिस लास्ट पैराग्राफ की बात तारिक भाई कर रहे हैं, जहाँ पे नेहरू जी जोड़ देते हैं कि हमें मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो उनकी ये विचारधारा किस हद तक यूरोप की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं यूरोप का एक डार्क एज है जहाँ पे लगभग सारा काम चर्च के अंतर्गत होता है, तो उसमें कोई यूरोप प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। कुछ उस वैसे ही बीमारी हमारे भारतीय समाज को भी लगी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ कुछ वैज्ञानिक होते हैं लेकिन वो अपवाद के तौर पे हैं, वो प्रभाव नहीं है। तो किस हद तक वो हमारे समाज को यूरोपियन सोसाइटी के समक्ष पाते हैं, और जैसे यूरोप में 14वीं सेंचुरी के बाद जो रेमिनेंस चला है वहाँ पे, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट आया है, तो जिस तरीके से इन सभी प्रभावों के कारण आज जो हम यूरोप का हाल देखते हैं, वो विचारधारा किस हद तक नेहरू जी की इस बात में साफ प्रकट होती है। धन्यवाद सर।
दूध जयंत, 2-3 बातें, सिर्फ बहुत छोटी-छोटी 2-3 बातें मैं पहले कहना चाहूँगा कि डार्क एज जो है, ये एक तरह का अंडरस्टैंडिंग जो हिस्ट्री के रीडिंग में या राइटिंग में आया, वो अब रिजेक्ट हो चुका है। डार्क एज जैसा कोई कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेबल नहीं है इतिहास में अब, खास करके जब अब जो इतिहास लिखा जाता है। क्योंकि अगर आप 14th सेंचुरी आपने कट ऑफ माना है, वो थोड़ा आपने बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसका आप मतलब आप अगर समझें तो 14th सेंचुरी का एंड जो है वो फ्यूडलिज्म का एंड है यूरोप में, और बाय 16th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप में जो है कैपिटलिज्म आ जाता है, खास करके इंग्लैंड में और नॉर्थ वेस्टर्न काउंट्रीज में। तो बेल्जियम वगैरह में, हॉलैंड में, इन सब जगहों पर जो है वो कैपिटलिज्म आ जाता है। लेकिन उसी 16th सेंचुरी में ईस्टर्न यूरोप में फिर से फ्यूडलिज्म इंटेंसिफाई होता है। 14th सेंचुरी का एंड, 15th सेंचुरी की शुरुआत, वो रिनेसा का पीरियड है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, एज ऑफ इंक्वायरी का पीरियड है, सब कुछ है। लियोनार्डो विंची है, माइकल एंजेलो है, रफाएल है, आप यू नेम देम, यू सेवरल, पेट्रार्का है, एरास्मस है, सब कुछ है इसमें कोई लेकिन उसको भी रोमांटिसाइज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रिनेसा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी बात है, पर रिनेसा बेसिकली अर्बन है। अर्बन में भी कुछ खास सेंटर्स हैं। 16th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन है। आप जिस चर्च की बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में एक ही चर्च है ना, कैथोलिक चर्च, एक ही ईसाई धर्म है, कैथोलिक। और ठीक है, रिफॉर्मेशन होता है, पर चर्च से मुक्ति कहाँ होती है? अगर आप ध्यान से देखिए तो एक रिलीजियस डॉगमा जो है वो दूसरे रिलीजियस डॉगमा से रिप्लेस हो जाता है। कैथोलिक चर्च, उसके जगह पे प्रोटेस्टेंट चर्च, और वो लीड करता है 30 इयर्स वार को। अगर आप मॉडर्न तक चले आए, फिर इनलाइटनमेंट का जो पीरियड है, हाँ, आइडियाज के लेवल पर वो पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांटिसिज्म, इनलाइटनमेंट वगैरह, आइडियाज के लेवल पर इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चर्च से मुक्ति कहाँ है? आज भी दो तरह के दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश माना जाता है, वाइट एंग्लो प्रोटेस्टेंट, यही तो है ना। दैट इज द रूलिंग क्लास। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मतलब मैं बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ चर्च से। और ये जो डायलेमा नेहरू को कभी नहीं था। आप उनके पहले के राइटिंग में भी देखेंगे, बाद की राइटिंग में भी देखेंगे। इनलाइटनमेंट एज एन आइडिया बहुत बढ़िया है। इनलाइटनमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ जोड़ देते हैं उसको, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन आता है? रेन ऑफ टेरर, रॉबस्पियर, उसके बाद नेपोलियन, वापस मोनार्की, और वो 1871 तक चलता रहता है, लुई फिलिप्स तक। तो चलता रहता है। और कैथोलिसिज्म जो है वो डोमिनेंट रहता है ना। 17th सेंचुरी में भी आप मतलब तो ये जो आइडियाज के लेवल पर जो डेवलपमेंट है, वो अपने अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के उसके अपने अपने
कुछ जो है ऑफशूट्स हैं, है ना? तो पर आप एक चीज देखेंगे कि जो सबसे बड़ा जो चीज जो नेहरू के राइटिंग में आपको मिलेगा या उनकी पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, गलत है या सही है ये तो फैसला करता रहेगा इतिहास, वो एक अलग बात है कि और फैसला लोग और लोग उसका फैसला करते ही रहते हैं रोज दिन। तो कि जो सबसे बड़ी जो चीज है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग जो उनको डिफरेंशिएट कर देता है, आज इस चीज से आप सिमिलैरिटी देखना चाहते हैं कि नेहरू डॉगमेटिक नहीं, ही इज नॉट डॉगमेटिक। डॉगमेटिक नहीं होना, आप जो अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में वो इसी बात की महत्ता को बार बार दिखला रहा है, डॉगमेटिज्म को इनकार कर रहा है, डॉगमेटिक नहीं होना। अब उसका वो जिस तरह से वो भौतिकवाद वाला पोर्शन डील कर रहे हैं, जिस तरह से वो उपनिषद को डील के बारे में बात कर रहे हैं, वो बेसिकली यही बात कर रहे हैं, जो चीज आपको आगे चल के और देखने को मिले कि वो ही विल गो ऑन टू से कि हाँ भाई मुझे सोशलिज्म एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको बिलीव करते हैं, बट मैं डॉगमेटिक नहीं हूँ। सोशलिज्म के भी डॉगमा से उनको इनकार है, बट ही डजंट वांट टू बिकम, बेसिकली व्हाट इज ही सेइंग कि वो जो ट्रेडिशन जो है, जो इंडियन ट्रेडिशन है का, वो खास करके वो ट्रेडिशन जो डॉगमा को इनकार करता है। अब जैसे ट्रुथ की फाइनलिटी, अभी आपने एक पढ़ा होगा, कुछ शायद आपने पढ़ा था ना अभी सत्य के बारे में कुछ, विकास पढ़ रहे थे मेरे अंदाज से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। विकास आप है यहाँ पर? जी वो कुछ सत्य का एक कुछ पोर्शन आप पढ़ रहे थे ना, जी आई थिंक, अहिंसा और सत्य दोनों की। हाँ कुछ था ऐसा, मैं रिकॉल कर। हम अगर उसको आप ध्यान से फिर से पढ़िएगा, आप आपको वो बात मेरी जो है ना वो थोड़ी बहुत लगेगा कि शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो ये जो इन्फ्लुएंस की बात है, वहाँ जाहिर है कि जो ये विचारों का आदान प्रदान लगातार तो होता रहा है संस्कृतियों में, यही तो सबसे बड़ी खासियत रही है जिसको कि आज हम बंद कर देना चाहते हैं। तो अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म की बात अगर आप करते हैं तो आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हैं, सेक्युलरिज्म की बात आप करते हैं तो आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हैं। मतलब जैसे वेस्ट ना होता तो नेशनलिज्म नहीं होती, सेक्युलरिज्म नहीं होता, वगैरह वगैरह सब कुछ, या कॉलोनियलिज्म नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, कॉलोनियल डिस्कोर्स है ये वगैरह। ये जो बातें हैं ये अपने आप में बेमानी बातें हैं। आइडियाज का कोई बाउंड्री तो होता नहीं है। तो ये जो मगर क्या है, जो प्राइम मूवर होगा आइडिया को के विषय में किसी के भी भीतर, वो कौन सा होगा, ये असल बात होती है। आप डिस्कवरी को जितनी बार पढ़ेंगे आप बार बार ये समझेंगे कि जो समझ हमें हमारे संस्कृति की, सभ्यता की, धर्म की जो समझाई गई कुछ समय में, उससे कहीं ज्यादा डीप वो रूट्स है जहां से कि नेहरू आते। ये किताब का पहला जो आप जो कुछ पन्ना पढ़ रहे हैं, मेरे अंदाज से आप 80 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट उठाएंगे तो आप 80-85 ऐसे ही कुछ पेज पर होंगे, उससे आगे नहीं बढ़े होंगे अभी तक, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक जो मेरी सब मुझे जितना कुछ भी याद है। तो ये जो पूरा ये बेसिकली वही ट्रेस कर रहे हैं कि उनके जो मॉडर्न आइडियाज हैं उनके रूट्स दरअसल हैं कहाँ, और वो जो रूट्स जो है वो किन परिस्थितियों से, किन चीजों से उलझते हुए, उनसे अपने आप को बचाते हुए दरकिनार कर, बाकी जो चीजों को दरकिनार करते हुए वो किस तरह से पनप करके बाहर आए, उभर कर आते हैं। बेसिकली इस पूरे पेजेस में सारा डिस्कशन का जो अगर आप निचोड़ निकालेंगे वो यही है।
इसीलिए ये जो सारे आइडियाज हैं वो उसके इंडियननेस का जिक्र है। ठीक है कि हालात बदलते हैं तो उनको उसी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, उसको उस तरह के मायने से देखने की आवश्यकता है। ये एक समझ है जो दुनिया भर में उस वक्त इस्तेमाल हो रही है, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग विदेश नहीं गए थे, मैं देखी चीज, मेरे एक रिक्वेस्ट जो सभी लोगों से, जो कभी विदेश नहीं गए थे, उस पीरियड में, नेशनल मूवमेंट के पीरियड में जो वो लिख रहे हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको इन्हीं बातों की गूंज दिखाई देगी। उनके ऊपर कौन सा वेस्ट का इन्फ्लुएंस है वो मुझे समझ में नहीं है। और ये जो उन बातों को लेकर के उन बातों के प्रति जो सहानुभूति किसी बात पे ज्यादा है, किसी पे कम है, पर बातें वही है। मुझे दूसरी बात ये है कि और भी बहुत सारे लोग विलायत गए पढ़ने को, गांधी खुद गए विलायत, उनके बारे में तो कभी ऐसा नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये जो इन्फ्लुएंस जो ढूंढते हैं जो लोग, उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप सिर्फ इस टेक्स्ट को अगर ध्यान से पढ़िए, आपको ये सीधी सीधी बात निकल करके आएगी कि ये सारी जो प्रोग्रेसिव बातें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हो सकता है कि वो बिल्कुल नेसेंट स्टेज में रही हो, वो सोच बहुत नेसेंट स्टेज में रहा हो, पर ये इसके रूट्स बड़े डीप हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। तो बेसिकली इन्हीं की बात। तो ये जो इन्फ्लुएंस शायद उनको आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट में होने वाले ये जो डेवलपमेंट्स हैं, आइडियाज के डेवलपमेंट्स हैं, तो वो शायद वो ये उनको ये जरूर प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा हम वी कैन हैजार्ड अ गेस कि भाई क्या ये चीज की खोज नेहरू खुद भी कर रहे हैं? तो वाकई भारत एक खोज तो किताब का ही नाम है, ये खोज है। बल्कि क्या ये खोज वेस्ट में खुद नहीं हुआ है कि 19th सेंचुरी अपने ओरिजिन्स को ढूंढते ढूंढते चला गया 14th सेंचुरी में? वही जहां से सवाल आपने जैन शुरू किया था कि रिनेसा इज द मदर ऑफ आवर ओन सिविलाइजेशन। इसमें इंडिविजुअलिज्म है, इसमें भय है, उसमें वो है, वो स्पिरिट ऑफ एज वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की बात। ये एक एक्सरसाइज है। जब नेशंस अपने को असर्ट करता है तो वो एक एक्सरसाइज, ये इस तरह के एक्सरसाइज उसका हिस्सा होती है कि क्या इस नेशन के रूट्स कहाँ तक जाते हैं, या ये जो नेशन अभी हमारे सामने खड़ा है वो किस तरह से इवॉल्व कर यहाँ तक पहुंचा है। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन आपको डिस्कवरी में मिलता है। ये कुछ पेजेस जो है, आई होप आई हैव ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन जयंत। आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। बेसिकली मैं इसको बिल्कुल ठीक विपरीत देखता हूँ कि ही इज लोकेटिंग द रूट्स एंड ही इज सेइंग टाइम एंड अगेन दैट दोज रूट्स आर वेरी स्ट्रांग। वो बार बार ये भी बताते चलते हैं कि हाँ, इसकी क्या खामियां है इस रूट्स में, और इसीलिए कहते हैं कि इसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बदलना होगा। निश्चित तौर पे सर, आपने जैसे बताया कि जैसे मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि जैसे आपने बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी उन तमाम वेस्टर्न आइडियाज़ का भारत के प्रतिपेक्ष में इतिहास पढ़ते हैं, भारत के हिसाब से उनका ज़रूरत को नापते हैं और एक ऑनेस्ट जजमेंट यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। वो जब उपनिषद की बात करते हैं तो वो सिर्फ उसको एक धार्मिक वस्तु के रूप में या फिर धार्मिक चीज़ के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि एक समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक मनुष्य की उन्नति के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। जबकि उन्होंने वेदास के बारे में या फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे क्लासिक हिंदुइज्म के टाइम क्लासिकल हिंदुइज्म के बारे में
जब इसमें बात होगी तो कैसे वो उनके डॉगमास के खिलाफ बात करते हैं। तो मैं वही एक बात यहाँ पे कह रहा था कि जैसे उन जो मॉडर्न सिद्धांत जिस समय हमारा राष्ट्र बन रहा था, राष्ट्र के बारे में लोगों के अंदर पहचान बनाई जा रही थी, तो उस समय हमारे पास जो मौजूदा एग्जाम्पल थे वो यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज़ के थे। उनके जो आइडियाज़ हैं अगर हम अपने देश में लागू करें तो वो हूबहू लागू करने पे लोगों के अंदर कहीं कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि ये तो कहीं बाहर से आई हुई चीज़ है। तो उस लिए नेहरू जी किस तरह उपनिषदों का भी इस्तेमाल करते हैं और अभी हम अशोका के बारे में भी नेहरू जी के अशोका के बारे में क्या विचार थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे तमाम बातें क्लियर होती है। मैं बस उनका एक लिंक के बारे में आपसे जानना चाहता था। जैसे आपने बताया कि उपनिषदों के टाइम के विचारधारा का दर्शन और फिर वेस्ट में आई इस क्रांति का दर्शन और फिर भारत में लाई नेहरू जी के द्वारा भारत में नेहरू और तमाम क्रांतिकारियों के द्वारा लाए जाने वाले क्रांति के बीच में क्या क्या समानता थी। धन्यवाद सर। उपनिषद के बारे में नेहरू के व्यूज बड़े क्लियर हैं। He does not look at it. He does not look at Upanishads as a theology. वो उसको धार्मिक ग्रंथों के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखते। वो तो बोलते हैं कि कितना फर्टाइल माइंड है, आदमी क्या सोच रहा है, वो बिल्कुल एक फिलॉसफी के तौर पर उसको देखते हैं, जो आंसर करना चाहता है उन गूढ़ प्रश्नों का जिससे इंसान जो है वो जूझ रहा है। तो वो जो उनकी समझ है उपनिषद की बिल्कुल अलग है। उसको he does not look at them as religious texts. वो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि ये एक इंटेलेक्चुअल बुद्ध जो काम है। दैट इज व्हाई ही इवन प्रेजेस कि ठीक है कि ब्राह्मणों ने बहुत अपने प्रिविलेजेस का दुरुपयोग किया और डिस्क्रिमिनेट किया वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी इस चीजों को, इस कंट्रीब्यूशन को भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये जो माइंड का जो फ्लरिश, जो फ्लावरिंग हो रहा है, ये जो आइडियाज जिस तरह से निकल रहे हैं, तो ये बेसिकली ही इज लुकिंग एट, ही डज नॉट लुक एट देम एज religious text. He looks at it as a philosophical text, a text which is highly contemplative as well as very, I mean, जो एक तरह से speculative contemplative भी है, और वही दूसरी तरफ बिल्कुल concrete सवाल जो है उनके बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली आप जब देखते हैं जो भी आप नए आइडियाज देख रहे हैं, आप जब आगे भी पढ़ेंगे आप देखेंगे, आप जैसे देखिए कि कितने सारे सिंबल्स हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं वो अशोकन पीरियड से लिए गए हैं, और जो कुछ जो जैन ट्रेडिशन से लिए गए हैं। आप देखिए कितने पुराने ट्रेडिशन है, और वो सबसे एक ही बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, सेक्युलर टॉलरेंस। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं मॉडर्न है, नेहरू वेस्ट से इन्फ्लुएंस थे, बट उसके सिंबल्स वो कहाँ से निकाल के ला रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये है पहले से बाबा, देखो ये अशोकन पीरियड में दिखता है, ये तुम्हें मुगल पीरियड में दिखता है, अकबर के जमाने में, ये टॉलरेंस जिस तरह से रेगुलेट करना चाहता है स्टेट। तो ये मुझे लगता है कि इस टेक्स्ट को पढ़ते समय में ये एक सावधानी बरती जानी चाहिए। तारिक भाई आप हैं वहाँ पर? जी विकास भाई, तो अब रूम को क्लोजिंग की तरफ ले चले। अगर कोई प्रश्न तो अब है नहीं आज की जो रीडिंग जी है है, और टाइम भी हो चुका है, 11 हो गए हैं, तो मैं एंड करता हूँ। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल या डिस्कशन करना होगा करेंगे। तो सभी का शुक्रिया, आप लोग जुड़े, और कल 9:30 पे फिर हम आएंगे और फिर से रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।
थैंक यू। This video was made possible by Creative Contents.